गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए सोशियोलॉजी के अध्याय 3 का पार्ट 2 लेकर आई हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे मैं आपके क्वेश्चन पे आ जाती हूँ। पहला क्वेश्चन है आपका, जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है। आपको इस चीज़ को समझने के लिए पृथक्करण और अधिक्रम को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा? पृथक्करण और अधिक्रम को। जाति व्यवस्था तो मैं आपको 11th क्लास में भी बताया जा चुका होगा कि जाति व्यवस्था क्या है। बंद व्यवस्था है क्योंकि इसमें कैसी भावनाएं होती हैं, ऊंच नीच की भावनाएं होती हैं, एक दूसरे से कोई जाति अपने को बड़ा समझती है, कोई छोटा समझती है, यानी कि अवरोध होते हैं आगे बढ़ने के स्थान पर। तो क्या है? बंद व्यवस्था है जाति। लेकिन आपको इससे पहले इसके दो शब्दों को जानना पड़ेगा, पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है। तो मैंने पृथक्करण और अधिक्रम को पॉइंट टू पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है। मैं आशा करती हूँ आप समझ जाओगे। मैं सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो पहला जाति व्यवस्था में पृथक्करण है। तो पृथक्करण क्या है, मैं आपको बता रही हूँ कि जाति व्यवस्था में जो पृथक्करण है वो क्या है? भिन्नता को दर्शाता है, यानी कि पृथक होना ना, एक दूसरे से भिन्न होना, यही तो मतलब है पृथक्करण का। तो इसको हम सैद्धांतिक दृष्टि से हम किस प्रकार समझेंगे, वो क्या है? इसका अर्थ है भिन्नता, अलगाव या पृथक्करण पर आधारित। यह है आपका पृथक्करण। दूसरा है एक जाति दूसरी जाति से भिन्न। पृथक्करण के अंतर्गत क्या होती है? एक जाति जो होती है वो दूसरी जाति से अपने को क्या समझती है? भिन्न समझती है। दूसरा क्या है? कठोरता से पृथक होती है, यानी कि परंपरागत रूप में कठोरता से पृथक होती हैं। एक दूसरे से बहुत कठोर नियम होते हैं इन जातियों के, और कठोर नियमों का पालन करते हैं ये अपने अपने नियमों का, और एक दूसरे से क्या रहते हैं? दूर रहते हैं, भिन्न रहते हैं। कौन? जातियाँ। और इनकी मिश्रित होने की संभावना कम है। अगला पॉइंट मैंने आपको लिखा है, मिश्रित होने की संभावना इनकी कम है। मिश्रित होने की संभावना कम है मतलब ये एक दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकते। भले ही आज के टाइम में फिर भी शादी विवाह हो जा रहे हैं, ये थोड़े बहुत मिश्रित हो जा रहे हैं, लेकिन जो पृथक्करण का नियम है जातियों का, उसके अनुसार ये आपस में मिश्रित नहीं हो सकते। न ये किसी एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाते हैं, न एक दूसरे से वैवाहिक संबंध रखते हैं, न एक दूसरे के साथ समाज में एक मिलकर रहना चाहते। तो मिश्रित होने की संभावना कम होती है जाति के पृथक्करण के नियम की भूमिका में। तीसरा आपका जो अगला पॉइंट है वो है इसमें कठोर नियम होते हैं। क्या होते हैं? कठोर नियम होते हैं इसमें, यानी कि खान पान आप अलग करोगे, विवाह एक दूसरे से नहीं कर सकते हो, सामाजिक सहवास नहीं हो सकता है। तो ये नियम है, कठोर नियम है। मैंने अगला पॉइंट इसमें लिखा है वंशानुगत। आप देख रहे होंगे ना, वंशानुगत नियम लिखा है, ये वाला वंशानुगत लिखा है, यानी कि वंशानुगत व्यवसाय, सॉरी नियम नहीं, वंशानुगत व्यवसाय, यानी कि प्रत्येक जाति का एक अपना व्यवसाय होता है। जैसे वैश्य है तो कहेंगे कि ये तो व्यापार में ही लिप्त रहेगा, मतलब वैश्य क्या कर सकता है? व्यापार कर सकता है। इस टाइप के नियम होते हैं कि प्रत्येक जाति का अपना एक व्यवसाय होगा, दूसरी जाति उस व्यवसाय में लिप्त नहीं होगी, उस जाति का अपना व्यवसाय होगा। तो प्रत्येक जाति का क्या होता है? अपना एक वंशानुगत व्यवसाय होता है, यानी कि जो पिता ने किया है, पिता से पहले उनके दादाजी ने किया है, फिर उनके पिता ने क्या, बेटा कर रहा है। तो ये हो गया वंशानुगत। इसके बाद मैंने एक पॉइंट ये वाला लिखा है, आप देख रहे होंगे, ये वाला पॉइंट लिखा है मैंने। इसमें मैंने लिखा है निर्धारित स्थान, यानी कि समाज में क्या होता है? प्रत्येक जाति का निर्धारित स्थान होता है कि कौन सी जाति ऊंची है, कौन सी जाति नीचे के क्रम में आएगी, ये स्थान निर्धारित होता है। तो पृथक्करण आपको समझ में आ गया। जब आप लिखेंगे कि जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है, तो आप लिखेंगे कि पृथक्करण का अर्थ है भिन्नता, अलगाव एवं पृथक्करण। अगला है जो आपका है वो है अधिक्रम। अधिक्रम को हम संस्तरण भी कहते हैं, संस्तरण भी कहते हैं अधिक्रम का। इसका दूसरा नाम क्या है? संस्तरण भी कहते हैं। अधिक्रम का मतलब होता है पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं। अधिक्रम क्या कहता है कि पृथक व्यक्तिगत अस्तित्व नहीं होता है, यानी कि अलग अलग अस्तित्व नहीं होता है, साथ ही ये लोग रहते हैं, साथ साथ ही इनका अस्तित्व होता है, भले ही इनकी क्या होती है, थोड़ा सा स्थान थोड़ा ऊपर नीचे हो जाते हैं, ऐसा कहता है हमारा अधिक्रम। तीसरा पॉइंट जो इसमें मैंने लिखा है, अधिक्रम में बड़ी संपूर्णता से संबंधित होते हैं। बड़ी संपूर्णता से संबंधित होते हैं, इसका मतलब यह है कि प्रत्येक जाति क्या होती है? अपना अस्तित्व बनाए रखती है। प्रत्येक जाति किसी न किसी चीज़ से संबंधित होकर अपना अस्तित्व बनाए रखती है, तो इनकी संपूर्णता होती है। प्रत्येक जाति का अपना अस्तित्व होता है, ठीक है, भिन्न नहीं होता है बट साथ साथ होता है। इसके बाद है इसमें लिखा है मैंने सोपान क्रम, ये लिख रहे हैं सोपान क्रम द्वारा निर्धारित, यानी कि सोपान का मतलब होता है स्थान, यानी कि इस समाज में क्या होते हैं? इनके स्थान निर्धारित
किए जाते हैं। अगला मैंने लिखा है कि क्या लिखा है मैंने अगला, कि क्षेत्र के साथ स्थान बदलता है पर अधिक्रम नहीं। क्षेत्र के साथ स्थान बदलता है का मतलब कोई जाति किसी क्षेत्र में ऊंची हो सकती है, कोई जाति किसी दूसरे क्षेत्र में कम ऊंची हो सकती है, और कोई जाति किसी तीसरे क्षेत्र में और भी कम ऊंची हो सकती है या नीची हो सकती है। यानी कि क्षेत्र अगर बदल रहा है तब तो क्या हो रहा है, उनका स्थान बदल रहा है, लेकिन अधिक्रम नहीं बदलता। यानी कि समाज में जो उनका उनको एक स्थान दे दिया गया है समाज में, ऊंचा दर्जा या नीचा दर्जा, वो नहीं बदलता। अधिक्रम नहीं बदलता, क्षेत्र के साथ स्थान बदलता है। फिर इसके बाद जो अगला पॉइंट आ रहा है वो है आपका, जो अगला पॉइंट आ रहा है वो है पवित्रता एवं अपवित्रता पर आधारित। यानी कि मैंने आपको बता दिया अधिक्रम किस पे आधारित होता है, पवित्रता पर और अपवित्रता पर। जो जाति जितनी पवित्र होगी उसका स्थान समाज में उतना ऊंचा हो जाएगा, और जो उससे कम शुद्ध होगी फिर नीचे, फिर उससे जो कम होगी वो उससे और नीचे आ जाएगी। तो शुद्ध जाति का स्थान मैंने लिखा है यहाँ पे, शुद्ध जाति का स्थान क्या होगा, ऊंचा होगा, और अशुद्ध जाति का स्थान नीचे आ जाएगा। जो जितनी अशुद्ध जाति होगी, कम अशुद्ध होगी तो वो ऊंची जाति के बाद आएगी, ज़्यादा अशुद्ध होगी तो फिर जो ऊंची जाति के नीचे की जाति है उससे भी नीचे आएगी। तो ये तो अधिक्रम हो गया। ठीक है, अधिक्रम समझ में आ गया आप लोगों के। अब मैंने जो अगला क्वेश्चन इसमें लिखा है वो है जाति का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो जाति बहुत ही सरल शब्दों में मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको समझाया है। इसमें मैंने आप लोगों को पॉइंट बताए हैं, 1 2 3 पॉइंट ये हैं और 1 2 3 पॉइंट ये हैं। इसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो जो इसका पहला पॉइंट है वो है कि समूह से निर्धारित क्या होती है जाति व्यवस्था। जाति व्यवस्था क्या होती है, समूह से निर्धारित होती है। यानी कि जो व्यक्ति है क्या है, वो किसी न किसी समूह का क्या होता है, सदस्य होता है। जाति में क्या होता है कि व्यक्ति की एक निश्चित जाति होती है, और वो जो व्यक्ति होता है वो उस जाति का क्या होता है, सदस्य होता है। जन्म लेने के स्थान वो समूह से निर्धारित होती है। व्यक्ति की सदस्यता समूह से निर्धारित होती है और जन्म पर आधारित होती है दूसरी। ठीक है, व्यक्ति की जाति क्या होती है, जन्म पर आधारित होती है और समूह से निर्धारित होती है। दूसरी क्या होती है, जो जाति है व्यक्ति की उसमें कठोर व्यवस्था पर आधारित होती है। जो जाति है वो क्या होती है, कठोर व्यवस्था पर आधारित होती है। यानी कि व्यक्ति को अपने जाति के नियमों का कठोरता से पालन करना पड़ता है। तीसरा है इसमें लिखा है सामाजिक संस्तरण का बंद स्वरूप। जो हमारी जाति है, मैंने आपको पहले भी बताया, बंद व्यवस्था है, खुली व्यवस्था नहीं है। क्योंकि इसमें हम भेदभाव कर रहे हैं ना, एक से कह रहे तू छोटा है, एक से कह रहे मैं बड़ा हूँ। और जो व्यवसाय हैं उसमें भी कह रहे हैं ये हमारा आनुवंशिक व्यवसाय, यानी कि आप इस व्यवसाय को नहीं कर सकते, दूसरी जाति से कह रहे हैं। तो ये एक बंद व्यवस्था है। ठीक है, सामाजिक जो जाति व्यवस्था है क्या है, एक बंद व्यवस्था है। और अगला इसमें मैंने पॉइंट लिखा है विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान। यानी कि क्या होते हैं इसके, विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान का मतलब है कि प्रत्येक जाति की अपनी संस्कृतियां होती हैं। अगर कोई ब्राह्मण है तो उनकी अपनी संस्कृतियां हैं, वैश्य है तो उसकी अपनी संस्कृति है, शूद्र है तो उसकी अपनी संस्कृति है, क्षत्रिय है तो उसकी अपनी संस्कृति है। यानी कि विशिष्ट सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं जाति के। और रक्त शुद्धि पर आधारित होती है ये जाति, रक्त की शुद्धता पर। रक्त की शुद्धता का मतलब है कि एक ही परिवार के सदस्य जो हैं वो एक ही रक्त के होंगे, और क्या होंगे, उनका रक्त क्या होगा, एक दूसरे से मेल खाता हुआ होगा। रक्त शुद्धि पर आधारित है। ठीक है, यह है आपका जाति का अर्थ। अब परिभाषाएं हैं इसमें, पहला इसमें चार्ल्स कूले की मैंने परिभाषा दी है, दूसरी मैंने मजूमदार की है। दोनों ही बहुत ईजी परिभाषाएं हैं। पहली जो परिभाषा है उसके अनुसार वो कह रहा है चार्ल्स कूले, जब एक वर्ग आनुवंशिक होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। आनुवंशिक होता है उसे हम जाति कहते हैं। आनुवंशिक का मतलब है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो जाति बनी रहेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। यानी कि अगर हमारे दादाजी हैं तो वो भी उसी जाति के थे, हमारे पिता हैं तो वो भी उसी जाति के हैं, और हम हैं तो हम भी उसी जाति के हैं। तो ये वंशानुगत है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। तो जब एक वर्ग क्या होता है, आनुवंशिक होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जाति कहते हैं। दूसरा आपके मजूमदार है। मजूमदार कहते हैं जाति एक बंद वर्ग है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बस इतनी सी डेफिनेशन है उनकी, बहुत सरल है। जाति एक बंद वर्ग है, मतलब कि इसमें वो है ना, पृथकता का नियम है, छोटा बड़ा, तो वो सारी चीज़ें इसमें स्थित हैं। तो जाति एक क्या है, बंद वर्ग है। अब इसमें मैंने जाति का अर्थ है, ये वैसे आपका जो ये आना है ये इसके बाद आना है, परिभाषा से पहले आना है। जो ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन क्या आएगा, परिभाषा से पहले आएगा, उसके बाद आप परिभाषा लिखोगे। पहले आप जाति का अर्थ लिखोगे, जो मैंने ये आपको पॉइंट लिखा रखे हैं, और उसके बाद आप क्या करोगे, इसको लिखोगे, फिर जाके आप परिभाषाएं लिखोगे। तो ये है जाति क्या है,
जाति अंग्रेजी के कास्ट शब्द का हिंदी अनुवाद है। आप लोग सुनते होगे कि हम एक दूसरे से पूछते हैं, भाई साहब आपकी कास्ट क्या है, या किसी से पूछ लेते हैं आपकी कास्ट क्या है। तो कास्ट क्या है, एक अंग्रेजी का शब्द है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद है, और दूसरा ये पुर्तगाली भाषा के कास्टा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, नस्ल, जिसका अर्थ होता है नस्ल। और इसमें जगह नहीं थी, मैंने आगे लिखा नहीं है, नस्ल होता है, प्रजाति होता है, या भेद होता है। तो ये तो आपकी परिभाषाएं थी। उसमें एक परिभाषा दत्त की है, बहुत सरल है, आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ आप सुन के लिख लीजिएगा। दत्त लिखिएगा, नाम लिखिएगा उसका, जिसने परिभाषा दी है, दत्त लिखिएगा और सामने डैश करके लिखिएगा, एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह नहीं कर सकते हैं, और अनेक जातियों में कुछ निश्चित व्यवसाय होते हैं। प्रत्येक जाति के क्या होते हैं, अपने निश्चित व्यवसाय होते हैं, और मनुष्य की जाति का निर्णय जन्म से होता है। यह आपकी दत्त की परिभाषा है। एक परिभाषा आप ये भी लिख लीजिएगा। एक परिभाषा हाबल की है। हाबल कहता है कि अंतर्विवाह तथा आनुवंशिकता द्वारा थोपे हुए पदों को जमा देना ही जाति व्यवस्था है। ये थोड़ा आपको टफ लगेगा, ये मत लिखिएगा। आप दत्त, मजूमदार और चार्ल्स कूले, ये 3 परिभाषाएं आप याद कर लीजिए। ये 3 परिभाषाएं आप लिखिएगा और याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन थे आपके, जाति व्यवस्था में पृथक्करण और अधिक्रम की क्या भूमिका है, जाति का अर्थ एवं परिभाषाएं बताइए। अब मैं इससे आगे की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी जाति की विशेषताएं हैं, और आपकी नातेदारी की रीतियां हैं, और बाकी जो आपके अन्य क्वेश्चन हैं जो कि आपके पेपरों की दृष्टि से जो है एग्ज़ाम्स की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। इन क्वेश्चंस को आप करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।